नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और एनआईए बिहार में इन दिनों सक्रिय है, उससे तो ये साफ लगने लगा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़ा खेला तो नहीं होने वाला है। क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में जिस तरीके से सीबीआई और ईडी दोनों लालू परिवार की घेराबंदी कर रही है और जिस स्तर पर अनुसंधान पहुंच गया है और पूरक चार्जशीट के सहारे जिस तरीके से पूरे लालू परिवार को घेरा गया है, ऐसे में ये संभावना बलवती होती दिख रही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में पूरा लालू परिवार तिहार में हो तो कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि इसकी संभावना जताई जाने लगी है। और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है। कल देर रात ब्रॉडसन कंपनी के एक डायरेक्टर की जो गिरफ्तारी हुई है, वो गिरफ्तारी भी कहीं ना कहीं संकेत है कि देखिए बिहार में क्या है। बिहार में पॉलिटिकल पार्टी के आमदनी की अगर बात करें तो यहाँ मिट्टी बालू के अलावा कुछ नहीं है। मिट्टी बालू पानी कह सकते हैं। तो ब्रॉडसन कंपनी कहीं न कहीं राजद परिवार का उससे बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है और ब्रॉडसन कंपनी के सहारे हर चुनाव में सुभाष यादव तो भूल गए क्या, साधते नहीं है। सुभाष यादव तो पहले ही ध्वस्त हो चुके थे। लगातार ईडी सीबीआई पर दबिश बनाए रखा है और अब ब्रॉडसन कंपनी का सभी बाकी सारे लोग तो जेल में है ही। जो एक बचे हुए थे फूल सिंह, उसको भी ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मतलब ब्रॉडसन कंपनी के सहारे आरजेडी को जो आर्थिक सहयोग मिलता था टेबल के नीचे से, उसका जड़ कहिए, जड़ में गर्म पानी डाल दिया है ईडी ने। मतलब वो समझिए कि उस पौधा का सूखना तय है। और ये ऑपरेशन सिर्फ आरजेडी के खेमे में नहीं हो रहा है। याद होगा सुनील सिंह के यहाँ रेड हुआ था कटिहार और मधुबनी में, जो आरजेडी के राज्यसभा सदस्य, अब जो कटिहार वाले तो नहीं है, उनके खिलाफ भी कई तरह के एविडेंस धीरे 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 ईडी ने जो कलेक्ट किया है, उस पर दबिश बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। और ये दबिश सिर्फ राजद पर ही नहीं है, समानांतर तरीके से जदयू पर भी चल रहा है। और अगर बात हम जदयू की करें तो 2 दिन पहले एनआईए ने जो छापामारी की है, एक बड़ा सोर्स था जदयू को, मतलब बिंदी यादव, मनोरमा देवी, वो जो गया का जो वो नेटवर्क था, उस नेटवर्क के सहारे मगध में पार्टी को फंड की कमी नहीं होती थी। और ये 4 करोड़ से अधिक का कैश बरामद होना, बहुत सारे बैंक अकाउंट का सीज होना संकेत है कि मगध में जो फंडिंग की जो सियासत है ना, उस सियासत में कहीं न कहीं कहे कि नाभि पर, जदयू के नाभि पर अटैक हुआ है। इससे पहले आरा में आपको याद ही होगा कि आरा में जदयू के विधान पार्षद कई महीनों तक जेल में रहे। अभी तक उनको होश नहीं हुआ है। वो पूरी वो कड़ी तो समझिए कि आरा सहार का जो वो कड़ी है, जिसके सहारे जदयू का राज्य के अन्य हिस्सों में भी कुछ न कुछ मदद सहयोग हो जाता था, वो सहयोग तो पूरी तौर पर सेठ के जेल जाने के बाद लगभग खत्म ही है। वो भी बालू सिंडिकेट का एक हिस्सा था। ये अलग बात है कि जीवन उस सिंडिकेट से बाहर बीजेपी में चले गए तो आज सुख चैन और शांति से है। लेकिन ये अटैक दोनों तरफ से हो रहा है, आरजेडी के तरफ भी और जदयू की तरफ। संजीव हंस पर केस, ईडी का छापा, उस छापे के साथ सिंघला कंपनी को एक्यूज बनाना, उस छापे के सहारे संजीव कुमार सिन्हा का एक्यूज बनना, उस छापे के सहारे संजीव हंस और गुलाब यादव का एक्यूज बनना, उस छापे के सहारे एक बड़े नेटवर्क की जानकारी देना और सारे नेटवर्क के आधार पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट बिहार के द्वारा एफआईआर दर्ज करना। मतलब साफ है कि वो एयू एफआईआर दर्ज करने की स्थिति में नहीं थी, तो
स्पेशल विजिलेंस यूनिट को भेज दिया। ईडी ने सारे एविडेंस के साथ एफआईआर करने को कहा था। वजह कि संजीव हंस पर कोई एफआईआर था ही नहीं, और जब तक कोई एफआईआर नहीं होगा ईडी कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि वो महिला वाले मामले में हाईकोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया था एफआईआर को। अब एक नए तरीके से एफआईआर हो गया, और उस एफआईआर के सामने आने का मतलब है सुनील कुमार सिन्हा मतलब नीतीश के एक खासम खास ब्यूरोक्रेट का परदबिश बनाना तय माना जा रहा है। तो भले संजीव हंस को घेराबंदी करने की कोशिश हुई है, लेकिन उस कोशिश में बिहार के कई ऐसे आईएएस अधिकारी जो नीतीश के काफी करीबी माने जाते हैं भी करीबी, उन पर कहीं न कहीं दबिश ईडी का बढ़ेगा, ये साफ संकेत मिल रहा है। हाल के दिनों में एक बिल्डर्स के यहाँ भी छापामारी हुआ है। उस बिल्डर के यहाँ भी बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जो एविडेंस जता रहा है कि ब्यूरोक्रेसी के कई ऐसे पदाधिकारी जिनका भरोसा रहा है नीतीश पर, नीतीश का भरोसा उन पर रहा है, कहीं न कहीं उनकी सूची भी ईडी को मिल चुका है। मतलब साफ है, नीतीश पर डायरेक्ट सीधे तौर पर तो वो दबिश नहीं बना रहे हैं, लेकिन नीतीश के आसपास जितने भी लोग हैं उन पर ईडी, सीबीआई और एनआईए दबिश तो बना रखी है, और उस दबिश का असर तो पड़ेगा, क्योंकि जो लोग इनके साथ, सिंघला के यहाँ रेड का मतलब यही है। सिंघला के यहाँ से जो डायरी, लाल डायरी बरामद हुई है, उस डायरी में तो सारा कट्टा चिट्ठा लिखा हुआ है। ये अलग बात है कि 2 करोड़ का मतलब 20 करोड़ की गणना अब ईडी कर रही है। ये सारे ऐसे एविडेंस हैं जिस एविडेंस पर अगर ईडी कार्रवाई करती है तो तय मानिए कि सिंघला में कई आईएएस अधिकारियों का निवेश है जो नीतीश के काफी करीब, और नहीं एफआईआर दर्ज करके स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने एफआईआर तो दर्ज ही कर दिया है। तो अब ईडी को किसी भी समय उस केस को अपने हाथ में लेने में कह सकते हैं कि परहेज नहीं है, सीधे तौर पर ले सकता है, और सीधे तौर पर जैसे ही लेगा तो ये तय समझिए कि मुख्यमंत्री आवास के जो सबसे विश्वस्त अधिकारी हैं उन तक ईडी का हाथ जाएगा, और उन पर हाथ देने का मतलब है कि नीतीश के गिरबान पर हाथ डालने जैसा बात हो जाएगा। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो क्या ये माना जाए कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की पूरी राजनीतिक फिजा तो नहीं बदल जाएगी? जितने चेहरे दिख रहे हैं वो सारे चेहरे हवालात में तो कहीं नहीं दिखने वाले हैं, क्योंकि ये सवाल उठना लाजमी है। जिस तरीके से लगातार ईडी, सीबीआई और एनआईए दबिश बना रही है बिहार को खास करके, और वो भी आरजेडी और जदयू पर, ऐसे में तो साफ दिख रहा है कि विपक्ष विहीन बिहार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कोशिश तो वही चल रही है। सारे लोग वही निशाने पर हैं जो इन दोनों पार्टियों के करीबी है। बीजेपी और कांग्रेस पर तो नहीं है, कांग्रेस में तो कोई है भी नहीं। बीजेपी के किसी नेता, जबकि बीजेपी के लोगों का भी कई मसले, बालू वाले माफिया में और पहाड़ के पत्थर तोड़ने वाले मामले में तो बीजेपी के तो कई लोग डायरेक्ट तौर पर इन्वॉल्व है। पत्थर जो उधर सासाराम कैमूर में जो पत्थर का जो खेल होता है उसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व है, बालू में इन्वॉल्व है, लेकिन उन लोगों पर तो ईडी और सीबीआई की दबिश कभी बनता हुआ दिखा भी नहीं है। छापेमारी तो दूर की बात है। और कहा जा रहा है कि जो विजय चौधरी के रिश्तेदार के घर जो छापेमारी हुई थी, ललन सिंह के करीबी के यहाँ जो छापेमारी हुई थी, उन छापेमारियों का भी दस्तावेज ईडी ने तैयार कर रखा है, और किसी भी समय जो दबिश बनाने का ईडी का तरीका है वो तरीका इस्तेमाल कर सकता है। मतलब साफ है कि शाह इस बार बिहार में दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। वोट से मुश्किल है नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखाना, तो फिर इस तरीके से उनकी घेराबंदी हो कि उनका जो प्राण वायु जो आईएएस अधिकारियों में रहता है वो प्राण वायु छापे के साथ उखड़ जाए, उड़ जाए, और फिर जो होगा वो देखा जाएगा। लालू परिवार को लेकर भी जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब मामले में जो चीजें चल रही हैं, ये तय मानिए 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले या लालू परिवार पूरी तौर पर आत्मसमर्पण कर दे
मोदी के सामने या फिर जेल जाने को तैयार रहे, क्योंकि स्थिति तो कमोबेश उसी दिशा में बढ़ रही है। लेकिन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, राजनीति में कभी भी 2 दूना 4 नहीं होता है। आज भले ही स्थिति दिख रही है ईडी, सीबीआई और एनआईए के सहारे बिहार के दोनों ऐसी पार्टियां जो कहीं न कहीं बीजेपी को असहज की हुई है, वो उनके लोग सलाखों के अंदर जाते हुए जरूर दिख रहे हैं। लेकिन ये भी एक सत्य है कि बाकी राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है और उन चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं, उस रुझान के बाद बीजेपी के लिए 2025 के जो बिहार विधानसभा चुनाव का जो डेडलाइन है, उस डेडलाइन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। वैसे पूरी कार्रवाई शाह का मिशन बिहार 2 माना जा रहा है और उस मिशन के तहत प्रशांत किशोर का फ्रंट है ही, चिराग का फ्रंट तो है ही, ईडी और सीबीआई का भी फ्रंट चल रहा है। ऐसे में 2025 का चुनाव बिहार के लिए काफी दिलचस्प होगा।